If you are an NLSAT 2026 aspirant and you're watching this video and thinking कि NLSAT के पार्ट बी का जो लीगल रीजनिंग वाला क्वेश्चन होता है दैट इज द 12 मार्क वाला क्वेश्चन, अगर उसको लिखने में आपको प्रॉब्लम होने वाली है देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज दिस वीडियो विल नॉट ओनली हेल्प यू make the perfect answer but it will also help you with analyzing what kind of answers you yourself are writing. सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाली हूं वो 5 ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं जिसपे आपको बहुत हाई मार्क्स मिलने वाले हैं. सबसे पहले लेकिन आपको इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए इस क्वेश्चन का एंड इसको बस रख लीजिए. अभी आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगी कि वीडियो के बीच में आपको कब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड देन मैं आपको अपना आंसर भी बताऊंगी, दैट इज द मॉडल आंसर एज वेल एज उस आंसर का एनालिसिस कि मैं उस आंसर को लिखने के लिए अपने दिमाग में, जो मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस आई वो कैसे आई और मैंने उसको कैसे फिर माला की तरह पिरो दिया. चलो, सबसे पहली ट्रिक जो है वो है द सो व्हाट मेथड. सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये आपके लिए यूज करना एंड आप में से अगर आप 100 एस्पिरेंट्स हैं तो 100 में से कम 99 लोग ऐसे होंगे जो इस मेथड को बिल्कुल भी यूज नहीं करते एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप लीगल रीजनिंग का आंसर लिख रहे हो जिसमें आर्ग्यूमेंट होना बहुत जरूरी है. चलो मैं बताती हूँ आपको ये होता क्या है. ये एक कोर कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आप कोई भी फैक्ट लिख रहे हो, जो कि आप मोस्टली लिखते हो, आप क्या करते हो, आप बस ये लिख देते हो कि रवि वेंट टू द स्विमिंग पूल बट ही डिड नॉट नो दैट ही वाज नॉट अलाउड टू जंप इन द स्विमिंग पूल विथ हिज बॉक्सर्स ऑन. आप सिर्फ इस एक सेंटेंस को लिख देते हो एज इफ इट्स एन ओपिनियन. जब तक आप उसको रीजन नहीं करोगे तब तक इस ओपिनियन को आर्ग्यूमेंट का फॉर्म नहीं मिलेगा. ठीक है, ये सब चीजें तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, लेकिन आप एक बेसिक छोटी सी बात तो समझ ही सकते होंगे एंड दैट इज कि अगर आपको कभी भी कुछ भी लिखने का मन करता है तो आपने एक स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद आप तुरंत अपने आप से पूछिए कि इसका क्या इंपैक्ट है. सो व्हाट आफ्टर यू रिटन अ सेंटेंस, सो व्हाट पूछने से आपके दिमाग में खुद ही रीजनिंग ट्रिगर होती है कि इस चीज को मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये मेरा रीजन है. तो मोमेंट वो रीजनिंग ट्रिगर होती है तो आप देखिएगा वो मोस्टली लीगल साइड की रीजनिंग होती है, नॉट फैक्चुअल साइड की रीजनिंग. फैक्चुअल साइड की रीजनिंग और लीगल साइड की रीजनिंग में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि प्रिया के घर से किसी चीज की चोरी हुई एंड चोर ने प्रिया के सर पे बहुत जोर से मार दिया, जिसकी वजह से प्रिया को बहुत दर्द है और वो बहुत दुख में है क्योंकि वो जो चीज चोरी हुई वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी. तो आप आंसर में जब लिखते हो तो आप ये लिखते हो कि चोर को सजा होनी चाहिए, 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा होनी चाहिए, लेकिन उसका रीजन जो आप देते हो वो ये होता है कि चोर को सजा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि प्रिया को उसने दुख पहुंचाया है. बल्कि आंसर ये होना चाहिए कि चोर को सजा इसलिए होना चाहिए क्योंकि चोरी एक अपराध है, क्योंकि चोरी एक क्राइम है. तो इस तरीके से आप जब सो व्हाट अपना पूछते हो तो आपको एकदम से ट्रिगर होता है कि यार इसमें मुझे लीगल रीजनिंग बोलनी पड़ेगी, इसमें मुझे एक लीगल रीजन देना पड़ेगा कि इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है मेरे केस पे. द सेकेंड ट्रिक इज द 3 कीवर्ड सैंडविच. अब देखो, जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसको माइंडलेसली नहीं पढ़ना है कि उठा के बस क्वेश्चन को पढ़ लिया और खत्म हो गया. नहीं, आपको इस क्वेश्चन में 3 मेन कीवर्ड्स को ढूंढना है. ये 3 मेन कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये लीगल वर्ड्स होते हैं जिनको आपको अपने आंसर में बार बार यूज करना है. जब आप उसको रिपीटेडली यूज करते हो उस वर्ड को तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक में रहते हो. आप ये सोचते रहते हो कि नहीं, मुझे कुछ लीगल कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए चलना है, मुझे सिर्फ इन्हीं लीगल पॉइंट्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट लानी है, एटसेट्रा. तो इस तरीके का जब आपका दिमाग मशीनरी की तरह काम करने लगता है तो आप भटक नहीं पाते हो अपने पॉइंट से एंड आप रियल गुड आंसर्स बना पाते हो. ट्रिक 3 जो है ये आपको बताती है बॉक्स करना. किसी भी फैक्ट को, किसी भी रीजन को, किसी भी आर्ग्यूमेंट को बॉक्स करना सिखाती है. जैसे अगर आप कोई फैक्चुअल सिचुएशन में हो
तो उसको एक बॉक्स में लॉक कर दो। अब आप उसके बाहर सोच ही नहीं सकते हो, आप उसके बाहर के एविडेंस एंड अजम्पशंस लेके नहीं आ सकते हो। मतलब अगर आपने ये बात समझ ली कि कहीं किसी घर के अंदर मर्डर हुआ है, लेकिन वहां पे किसी भी तरीके की फोर्स एंट्री का कोई साइन नहीं है, वहां पे लॉक नहीं टूटा हुआ है, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो आप अननेसेसरीली ये नहीं बोल सकते हो कि कोई इंट्रूडर आया था जिसने चोरी करने के माध्यम से आया था एंड वो चोरी नहीं कर पाया, इसलिए उसने एक आदमी को मार के और वो अपने आप को बचा के भाग गया। आप इस तरीके की स्टोरी नहीं बना सकते हो। वैसे ही यहां भी उतना ही स्ट्रिक्टली आपको परफॉर्म करना है कि अगर आपके पास सच में कोई एविडेंस नहीं है, अगर आपके पास सच में कोई रीजनिंग नहीं है, तो वो सच नहीं हो सकता। वो हमेशा आपका ओपिनियन रहेगा किसी भी स्टोरी के बारे में, एंड ओपिनियंस डोंट स्टैंड एज आर्ग्यूमेंट्स नाइदर इन कोर्ट ऑफ लॉ, नाइदर इन एनएलसैट पार्ट बी आंसर राइटिंग। ठीक है। The very important thing here is trick 4, and that is the reverse IRAC for speed. देखो, अगर आप स्पीड में लिखना चाहते हो आंसर्स, आप चाहते हो आपको मैक्सिमम आंसर जो है आपका बहुत अच्छे से फ्रेम हो जाए और आप सिर्फ और सिर्फ उसमें थोड़े बहुत ट्रांजिशनल वर्ड्स इधर उधर डाल के उस आंसर को बस ऐसे बॉक्स में ले आओ, तो उसके लिए आपको रिवर्स आयरैक मेथड फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट आप कंक्लूजन फिगर आउट कर लोगे कि आप यस करना चाहते हो कि नो करना चाहते हो, आपका डिसीजन आपको खुद को पता होना चाहिए। सेकेंडली आप आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हो। अब देखो आपको क्या करना है, अगर आप एक अच्छा आर्ग्यूमेंट लिखना चाहते हो, अगर आप एक एक्सट्रीमली गुड आंसर लिखना चाहते हो जो रीजनड हो, एकदम परफेक्ट हो, एंड जो आपका एग्जामिनर है उसकी एकदम आंखें खुल जाएं उस आंसर को पढ़ के, उसको एकदम ही मजा आ जाए आपके आंसर को पढ़ के, तो आपको ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि योर आंसर मस्ट हैव एटलीस्ट 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स। ये जो 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स है ये आपको खुद से सोच के निकालनी होगी। आप सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को या अपने फैक्ट को या अपने लीगल रीजनिंग वाले पॉइंट्स को सिर्फ और सिर्फ उनको पैराफ्रेज करके आप उसकी बेसिस पे आंसर नहीं बना सकते हो। ठीक है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि जो 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स है उसके अंदर आप दो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स को भी यूज कर सकते हो। अभी जब मैं जो आपको आंसर क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, उस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द लास्ट थिंग इज कि आप रूल पे जाओ कि जब आप आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हो तो जो आयरैक मेथड में रूल वाला पॉइंट है उसको एज अ रीजन चूज करो कि सो व्हाट का आंसर है आपका। आपने एक आर्ग्यूमेंट बनाई और फिर उसका रीजन दिया, ये जो रीजन है ये आपका लीगल इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट है, ये वो है जिसमें आप अपने रूल्स को दिखाते हो कि ये रूल के तहत मैं ये आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं। ठीक है। एंड द लास्ट इज इशू। आप इशू को एंड में समझाइए कि क्योंकि ये इशू हो रहा था इसलिए मैंने इस तरीके से डिसाइड किया है। ठीक है। या ये पूरी आर्ग्यूमेंट्स क्लियरली दिखाती हैं कि ये इशू इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। लेट्स मूव ऑन टू योर बोनस टिप। अब देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एग्जामिनर जब तुम्हारा आंसर पढ़ रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई इरिटेशन ना हो, अननेसेसरी वो एक एक पॉइंट को ढूंढने ना बैठे और तुम्हारे पैराग्राफ बेस्ड आंसर में भी उसको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि तुम्हारे एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे लिखे हैं तुमने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द करेक्ट ट्रांजिशनल वर्ड्स। अगर तुम्हारी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंस के बेसिस पे बहुत अच्छी तुमको समझ में आ रही है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आर्ग्यूमेंट है एंड सबसे लीस्ट एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, तो आपको हमेशा अपना फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फर्स्ट रखना चाहिए एंड उसको आपको आंसर में लिखना चाहिए बाय द यूज ऑफ 1 ट्रांजिशनल वर्ड एंड दैट इज प्राइमरीली। प्राइमरीली जब आप लिख देते हो उसका मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट थिंग टू कम टू योर माइंड। तो प्राइमरीली से आप स्टार्ट करते हो एंड एंड करते हो विथ फाइनली, या जो भी आपको जो भी वर्ड यूज करना हो। फर्स्ट इज ट्रांजिशनल वर्ड्स को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली आप एक छोटा सा डैश बना सकते हो वहां पे जहां भी आप अपनी फर्स्ट मेन आर्ग्यूमेंट, सेकंड मेन आर्ग्यूमेंट एंड थर्ड मेन आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट कर रहे हो। सिर्फ एक छोटा सा अगर आप डैश बना दोगे
तो आप ये बोल सकते हो कि दैट इज फॉर मी टू रिमेंबर कि मैंने वो तीनों आर्ग्यूमेंट्स को यूज किया है कि नहीं, बट द आंसर चेक करने वाला जो व्यक्ति रहेगा उसको भी ये चीज क्लियरली दिखेगी कि आपने कौन कौन सी मेन आर्ग्यूमेंट्स को वहां पे यूज किया है। करेक्ट। तो इस तरीके से आप अपनी एक्चुअल आंसर राइटिंग को शो ऑफ कर पाओगे। अब आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए एंड इस मॉडल आंसर को भी आप एक बार स्क्रीनशॉट बस कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आप बस मेरी बात सुनिए। अब देखिए, अब जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने आंसर को कैसे बनाया है। आंसर को बनाने के लिए सिर्फ 2 स्टेप्स ऑफ द आयरैक मेथड जो हम उल्टा करते हैं उसके हिसाब से सोचेगा। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे आंसर में हम यस या नो बोलने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि नो, द कोर्ट शुड नॉट एक्सेप्ट सोलारिस एनर्जी आर्ग्यूमेंट, द मेजर इज अ वैलिड एक्सरसाइज of regulatory power of a public purpose and does not meet the legal criteria of expropriation। ठीक है। अब हमने ये चीज डिसाइड कर ली है कि हम किस फ्रंट में आंसर लिख रहे हैं। इसके बाद हमको आर्ग्यूमेंट डिसाइड करनी है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट को बुलेट पॉइंट से रखा हुआ है, ये मेरी मेन आर्ग्यूमेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इंटीग्रल चीज है, उसको मैंने एज अ मेन आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है। क्या है? प्रेजेंस ऑफ अ लेजिटिमेट पब्लिक पर्पस। The principle states that taking an investment is only prohibited when not backed by a public purpose। तो यहाँ पे आपने क्या किया? पब्लिक पर्पस जो है, क्वेश्चन में लिखा है पब्लिक पर्पस के बारे में, उस पब्लिक पर्पस को आपने मेन आर्ग्यूमेंट बनाया। अब आपने उसको सपोर्ट करने के लिए 2 और आर्ग्यूमेंट्स दी। वो क्या हो सकती है? साइंटिफिक ग्राउंडिंग पहली। उसमें साइंटिफिक ग्राउंडिंग में मेरा दिमाग क्या चल रहा है, मेरी आर्ग्यूमेंट क्या आ रही है। द लॉ वॉज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू अ लैंडमार्क स्टडी लिंकिंग एमिशंस टू अ 30% राइज इन चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। दिस प्रोवाइड्स अ क्लियर एविडेंस बेस्ड हेल्थ ऑब्जेक्टिव। क्लियर बात है, साइंटिफिक ग्राउंडिंग आपके फैक्ट में ही क्लियरली गिवन है। अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया है कि जो मेरी मेन आर्ग्यूमेंट है वो मोर प्रिंसिपल बेस्ड है, वहीं जो मेरी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं वो थोड़ी ज्यादा फैक्ट बेस्ड है। तो मैं क्या कर रही हूं कि मैं अपने लीगल रीजनिंग दिखा रही हूं। एक आंसर को जब कोई चेक कर रहा है, आपका एग्जामिनर जो है वो ये देख पा रहा है कि आपको लीगल रीजनिंग आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट को टोटली भूल जा रहे हो। करेक्ट। द थर्ड थिंग इज वेलफेयर प्रायोरिटी। Under the treaty, public health is explicitly listed as a legitimate welfare objective. Therefore, TERA is fulfilling its sovereign duty to protect its citizens rather than acting to seize assets for gain. आप क्लियरली वेलफेयर प्रायोरिटी जो एक्चुअली पैराग्राफ में गिवन है कि एक फैक्ट है, तो उस फैक्ट को आप यूज कर रहे हो अगेन किस चीज के लिए? अपनी मेन आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ना, आपकी मेन आर्ग्यूमेंट है द प्रेजेंस ऑफ लेजिटिमेट पब्लिक पर्पस। ठीक है। अब ये चीज मैंने आंसर में कैसे पुट की है ये भी आपको देखना चाहिए। Solaris energy argument should not be accepted because the Clean Skies Act constitutes a non-discriminatory regulatory measure rather than prohibited act of expropriation। ये क्या है? ये हमारा सबसे पहले कंक्लूजन हमने लिख लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है वही मैंने फर्स्ट रखी है, तो इसलिए मैंने प्राइमरीली वर्ड का यूज किया है। प्राइमरीली द एक्ट इज बैक्ड बाय अ क्लियर पब्लिक पर्पस। मैंने क्लियरली और बहुत इजी शब्दों में लिखा है। आई एम नॉट यूजिंग एनी डिफिकल्ट वोकैबुलरी वर्ड्स ताकि मेरा आंसर बहुत अच्छा दिखे। आपका आंसर अच्छा दिखना नहीं चाहिए, आपके आर्ग्यूमेंट सेन, लॉजिकल एंड रीजन्ड साउंड करने चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर आप सिर्फ अपने आंसर को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो 10 वर्ड अपने हाथ में लिख के ले जाओ और उन वर्ड्स को कहीं पे भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नो वन इज आस्किंग यू कि आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी कैसी है, या नो वन इज आस्किंग यू कि आपकी लॉ की प्रोफिशिएंसी कैसी है। एवरी वन हियर, the examiner, the exam taker, the question maker, everyone is only focused on one fact and that is कि आपकी reasoning कितनी अच्छी है।
तो मैंने इस तरीके से अपने मेन आर्ग्यूमेंट को लिखा है। अब जैसे अगर मैं मार्क करूंगी, अगर मैं अंडरलाइन करूंगी, जो कि अपनी फिफ्थ ट्रिक थी, तो मैं अंडरलाइन किस चीज को करूंगी? मैं प्राइमरीली को टिक नहीं कर दूंगी कि ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, नो, मैं टिक करूंगी या मैं अंडरलाइन करूंगी पब्लिक पर्पस को। जैसे यहां पे क्योंकि मैंने उसको डिजिटली लिखा है, तो मैंने पब्लिक पर्पस को बोल्ड कर दिया है। आप पब्लिक पर्पस को बस ऐसे अंडरलाइन कर दोगे, तो जो आपका एग्जामिनर होगा वो उसकी एकदम से आंख जो है वो .1, .2, .3, .4 पे पड़ेगी। एंड नॉर्मल सी बात है, फिर वो उसको रीड करना चाहेंगे, एंड जैसे ही वो उसको रीड करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि आपकी आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी लीगल रीजनिंग की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पसेस मैंने लिख दिया। एंड एज एविडेंस्ड आप यूज कर सकते हो। एज एविडेंस्ड आप कब यूज कर सकते हो? जब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, आप वहां से कुछ चीजों को उठा के इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को अपनी सपोर्ट कर रहे हो। as evidenced by the ministry study linking coal emission to 30% rise in childhood respiratory diseases according to the legal principle when a state acts। यहाँ पे according to the legal principle से मेरी second supporting argument चालू हो रही है। when a state acts to protect legitimate public welfare objectives like health, it is not considered an expropriation। ठीक है, तो यहां पे आप इस तरीके से आंसर लिखते हो, एंड इसी तरीके से आयरैक को जब आप उल्टी तरीके से यूज करते हो, इट वर्क्स इवन बेटर, आपके आंसर्स और ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन गो to the comment section and ask me anything. I am here to answer them as soon as possible. Secondly, अगर आप चाहते हो आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिले, प्लस आपके आंसर्स के ऊपर आपको लेजिटिमेट रियल रिस्पॉन्सेज मिले, तो जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहां पे आपको लिटरली कोई ना कोई गाइड करने के लिए होगा, एंड आपके मेंटोर्स आपको आपके आंसर्स में एग्जैक्टली बताएंगे कि आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो, कहां आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं, कहां आप मार्क्स गेन कर सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय।